वक्फ मामले को लेकर जो उम्मीद पोर्टल लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपको जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी है इसमें दर्ज करना है, जैसे कि मस्जिद, मदरसा, खानका, कब्रिस्तान, मज़ारात, ईदगाह वगैरह, इमाम बाड़े, या उस ज़मीन पर बनी हुई कॉलेज, स्कूल, चैरिटी जिससे इंसानियत को फ़ायदा होता हो, उन सब को दर्ज करनी है। अगर दर्ज नहीं किया तो इसमें कितना सज़ा है, कितना जुर्माना है, इस वीडियो में गुजरात हाई कोर्ट के वकील साहब हैं और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, जिनका नाम है ताहिर हकीम साहब, और भी बहुत सारे लोग हैं इस वीडियो में जो बताएंगे कि वक्फ़ की जायदादों को कैसे दर्ज करना है और इसमें जो परेशानी आ रही है दर्ज करने में, उसका हल भी उन लोगों ने बताया है। और मस्जिद, मदरसा, खानका, ईदगाह, मज़ारात, कब्रिस्तान, इन सब का किस किस तरीके से दर्ज करना है इस वीडियो में उन लोगों ने सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई हैं। इस वीडियो में बहुत सारी परेशानियों का हल है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही गौर से सुने और तवज्जो ध्यान देकर सुने। वक्त तेज़ी के साथ निकलता जा रहा है और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए गुजारिश है हाथ जोड़कर कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें और उसी हिसाब से तैयारी करें। वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद तौसीफ़ कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ पीस उर्दू 1। ये वीडियो देश लाइव यूट्यूब चैनल की है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इंशाअल्लाह। वहाँ से जाकर इस चैनल को भी देखना है। चलिए वीडियो को वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बात कहना ज़रूरी है, अगर आपने जितने भी वक्फ़ की हुई प्रॉपर्टी को वक्फ़ बोर्ड पर दर्ज नहीं कराया है, तब तक उम्मीद पोर्टल पर सबमिट नहीं होगी। और जितने भी प्रॉपर्टी वक्फ़ बोर्ड में दर्ज है उसको कम से कम सबमिट कर लें, नहीं तो उम्मीद पोर्टल से डिक्लेरेशन नहीं मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इन ज़िम्मेदारों की ज़ुबानी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि वक्फ मामलों को लेकर जो उम्मीद पोर्टल जो लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अपनी सारी डिटेल जो है वो उसमें देनी पड़ेगी, जितनी भी वक्फ, जितनी भी इमलाक है, जितनी भी मिल्कत जिसे कहते हैं, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। पिछले कार्यक्रम में जो गुजरात हाई कोर्ट के वकील हैं ताहिर हकीम साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर भी हैं, इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि क्या क्या परेशानियां लोगों को आ रही है, जो मुतवल्ली हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, उन्हें क्या क्या परेशानियां आ रही है, डिटेल में क्या क्या देने में डिटेल आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा ये रहा कि उस कार्यक्रम के बाद में कई चीज़ों का उसमें सुधारा किया गया, उसमें सुधार किया गया। कई डिटेल जो नहीं ली जा रही थी, अब वो डिटेल ली जा रही है। लेकिन अब भी ताहिर हकीम साहब को और कई लोगों को ये फ़ोन आते रहते हैं, कई लोग अपनी परेशानियां बताते रहते हैं। अब भी कई सारी अड़चनें आ रही है। अब किस तरह की परेशानी आ रही है उम्मीद पोर्टल में लोगों को, और क्या कुछ इसमें और आगे सुधार की जरूरत है, उस बारे में हम बात करेंगे ताहिर हकीम साहब से। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि लोगों ने काफी पैनिक ले लिया है कि क्या करेंगे क्या करेंगे। पिछले कार्यक्रम में हमने कई चीजें बताई थी, सबसे बड़ी उसमें एक ये वजह निकल कर आ रही थी कि स्टार्टिंग के अंदर जब आप उम्मीद पोर्टल पर जाते हैं तो वक्फ किसने किया और वो तमाम सर्टिफिकेट देने पड़ते थे, उसके बाद आगे बढ़ता ही नहीं था। अब किस तरह का सुधार हुआ है उसके अंदर? देखिए, ये जो पोर्टल लाया गया है और पोर्टल पे जो डिटेल्स डालनी है, एक गलत फहमी हम लोगों में आम हो गई है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस पर आपको जो आपके रजिस्टर्ड वक्फ है और आपके जो पीटीआर पर या आपके सर्टिफिकेट या जो पीटी रजिस्टर वक्फ बोर्ड में मेंटेन होता है, उस पर जो डिटेल दर्ज है, आज जो दर्ज है, वो आपको पोर्टल पे अपलोड करनी है। अब देखा ये जा रहा था कि वो अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे लोग, लेकिन हो नहीं पा रही थी। तो वक्त बाय वक्त थोड़ा धीरे धीरे करके उसमें सुधार किया जा रहा है
और आज पोर्टल पर बहुत सारी चीजें दर्ज हो रही है। मैं इसको मजाक के तौर पे कहता हूं कि जिस तरह नोटबंदी आई थी और रोज नए फतवे आ रहे थे कि आज ये बैंक में चलेगा, आज ये चलेगा, एटीएम में ऐसे डालना हो, वैसे डाल, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोज नए नोटिफिकेशन इश्यू कर रहा था। इस तरह से पोर्टल में भी रोज तरमीम होती जा रही है। अभी भी मुकम्मिल नहीं हुआ है और तरमीम की जरूरत है, लेकिन फिर भी जैसा पोर्टल आज है, हम पर ये कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि हमको उसके ऊपर अपनी डिटेल्स दर्ज करनी है। अब वो डिटेल्स दर्ज करने में अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनके वकील साहब हैं और उनका जो स्टाफ है, उन्होंने आसान तरीके इख्तियार किए। उन्होंने बोर्ड में बार बार अपने जो परेशानी आ रही थी उसकी बात करी, तो बोर्ड ने भी उसकी नोटिस लेते हुए काफ़ी चीज़ में सुधारा किया है और आज बहुत सारी चीज़ें उस पर अपलोड हो रही है। तो जो हो रही है वो हम करने की कोशिश करें, इसलिए हमने सोचा कि एक और बार उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन बता दें और उसमें जो करना है वो बतला दें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जानना है कि सेक्शन 3B जो अमेंडेड वक्फ एक्ट है उसके मुताबिक आपको पोर्टल पे आपकी डिटेल्स दर्ज करवानी है। मैं दोबारा ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि लोग समझ रहे हैं कि हमको रजिस्टर करवाना है। सेक्शन 43 के हिसाब से जो वक्फ पहले रजिस्टर्ड थे, जिस किसी कायदे में थे, वो सारे वक्फ रजिस्टर्ड हैं और जो रजिस्टर्ड हैं उनको सेक्शन 3B में जो रजिस्टर्ड डिटेल्स है वो अपलोड करनी है या दर्ज करानी री रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन जैसी कोई बात ही नहीं है, बस अपनी डिटेल आपको उसमें देनी है, फिलअप देनी है और आपको वही डिटेल देनी है जो आज रिकॉर्डेड है। मिसाल के तौर पे आज किसी मुतवल्ली का नाम है तो वही मुतवल्ली रिकॉर्ड पर है तो वही मुतवल्ली का नाम देंगे। जो प्रॉपर्टीज आज दर्ज हैं तो वही प्रॉपर्टीज की डिटेल देंगे, उसकी आमदनी और दूसरे सारे जो केसेस आपके सामने आज पेंडिंग है तो उसकी डिटेल देंगे। उसके अलावा आज कोई नहीं डिटेल देनी नहीं है जो हमारे रिकॉर्ड पे न हो। तो ये सेक्शन 3B के हिसाब से जरूरी है क्योंकि सेक्शन 43 के हिसाब से रजिस्टर्ड है। और अगर आप ये नहीं देते तो सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 रोमन स्मॉल बी और रोमन स्मॉल सी, आई एम सॉरी, बी और सी, उसके हिसाब से पेनल्टी इंपोज होगी अगर आपने ये नहीं किया है तो उसको अवॉइड करने के लिए भी आपको ये डिटेल करनी है और देनी है, जो हमने पहले भी कहा था कि आपको बताना है कि कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आपको अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी वाले डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि किस तरह से डिटेल डाली जा रही है। अच्छा, इकबाल मालवत साहब और आफ्ताब साहब हमें बताएंगे डिटेल, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कुछ इस तरह की परेशानियां अब आ रही है कि मुतवल्ली कितने हैं, ट्रस्टी कितने हैं, लेकिन उसमें एक ही नाम दर्ज होता है। वो तमाम डिटेल जो है वो मालवत साहब और अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के लोग अपने को बताएंगे डेमोस्ट्रेशन में। हम बात कर देखेंगे कि डेमो में किस तरीके से आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये उम्मीद पोर्टल का ये पूरा आप सामने देख रहे हैं आप। अब इसमें मालवत साहब और आफ्ताब साहब डिटेल बताएंगे कि क्या क्या परेशानियां हो रही है। और आप लोगों ने काफी मेहनत की है, आप बार बार जाते थे वक्फ बोर्ड में, अब अपनी परेशानियां बताते थे। अहमदाबाद की अगर बात करें, चूंकि हम अहमदाबाद में बैठे हैं, तो अहमदाबाद के कई सारे इलाकों के नाम उसमें नहीं थे प्रॉपर्टीज के अंदर। जैसे शाहपुर है तो दरियापुर नहीं है, कोई और नहीं है, असारवा नहीं है। तो क्या क्या परेशानियां आई और किस तरीके से आप जरा बताइए चीजें ये। अस्सलाम वालेकुम। अभी साहल भाई ने जिस तरह से बात की और हकीम साहब ने जो आपको बताया कानून के बारे में, तो ये तो तय हो गया कि हमें हमारी जो एंट्री है ये उम्मीद पोर्टल में डालनी है। अब उसके लिए पैनिक नहीं लेना है। जो है उम्मीद पोर्टल में जो भी माहिती मांगते हैं वो माहिती आपको अपलोड करनी है। और इसके लिए शुरुआत में हम जब पोर्टल खोलते थे तो पहले तो अहमदाबाद सिटी का नाम ही नहीं आता और डिस्ट्रिक्ट खुलता था। हम जब खोलते थे, जब अहमदाबाद सिटी खुलता है किया, ऑल सिटी खुलता नहीं था। फिर हमने उसके बारे में भी वहाँ बोर्ड में रजूआत करी और हमने बहुत सारी बातें वहाँ बताई, तो बहुत सारा सुधार बोर्ड की तरफ से होता गया है और अभी ये सुधार चालू है। हाँ, अभी ये सुधार चालू है और बोर्ड भी कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन सबसे पहले तो यह है कि जो भी ट्रस्ट का जो भी मुतवल्ली साहबान है, जहां कहीं भी है, अगर भावनगर में, भरूच में है, कच्छ में है, वलसाड़ में है, जहां कहीं भी है, वो सब मुतवल्ली साहब को इसके अंदर अपनी एंट्री रजिस्टर करवानी पड़ेगी। और उसके वक्त उस वक्त जो दिक्कतें आती है और दिक्कतें लेकर आपको वक्फ बोर्ड में भी जाना पड़ेगा। जैसे साहल भाई ने बताया कि कुछ वार्ड ऐड हुआ है,
तो अब वो वार्ड ऐड करने के लिए मैं अहमदाबाद की स्थिति को जानने वाला हूँ। अब मान लो कि किसी वलसाड के अंदर कोई वार्ड है तो मुझे पता नहीं है। अगर आपके वलसाड के वार्ड नहीं आ रहे हैं तो आपको वो बात जाके बोर्ड में कहनी है कि भाई ये वार्ड इसमें डालना जरूरी है और इसको आप डालिए ताकि आपकी वक़्फ़ मिल्कत वो वार्ड के साथ मैच हो जाए। आपकी जो भी दिक्कतें हैं आप वक़्फ़ बोर्ड में लेके जाएंगे तो वक़्फ़ बोर्ड आपको ताउन देगा। हमें भी बहुत सारा ताउन दिया है और हमें भी बहुत सारी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो मानी गई है। तो आगे सबसे पहले तो मुतवली को रजिस्टर करना और एक ही मुतवली रजिस्टर होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिए और मैं आफ्ताब भाई को बोलूंगा कि आप ये मैटर को आगे बताएं कि कैसी रीत रजिस्टर करना है मुतवली को और मुतवली के बाद कैसी रीत जो वक़्फ़ मिल्कत है उसको रजिस्टर करना है, यानी उसकी नोंदणी करनी है, वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब शेख है और मैं वक्फ कमेटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उम्मीद पोर्टल के अंदर किस तरीके से अपने रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले तो अपने को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा मुतवल्ली का, इसलिए हम रजिस्टर साइन इन पर जाएंगे। अच्छा, इसमें यह है आफ्ताब भाई, जैसे आपने बताया ये कि आप रजिस्टर पर जाएंगे तो उसमें जैसे कोई वक्फ है उसके अंदर मान लीजिए 4 मुतवल्ली है, 5 मुतवल्ली हैं, तो इसमें रजिस्टर कितने मुतवल्ली कर सकते हैं? इसमें सिर्फ एक ही मुतवल्ली से रजिस्ट्रेशन होगा, तो बाकी के मुतवल्ली के नाम हम नहीं चढ़ा सकते। इसके लिए एक बेहतर सुझाव ये है कि अपने ट्रस्ट के अंदर एक ठहराव करके किसी एक मुतवल्ली का नाम पहले से कंफर्म कर ले। तो यानी पोर्टल के अंदर ये ऑप्शन ही नहीं है कि दूसरे मुतवल्लियों के नाम आए, क्योंकि ज्यादातर वक्त में ये रहता है कि 5, 6, 7 ये मुतवल्ली ज्यादातर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक ही नाम दे पाएंगे। यहाँ पर हम एक ही नाम और एक ही डिटेल्स दे पाएंगे अपने। बीच में आपको रोकूंगा मैं, जैसे ताहिर साहब से बात करूंगा मैं। ताहिर हकीम साहब, जिस तरीके से ज्यादातर वक्फ के मामलों में ये रहता है कि कोई मुतवल्ली है वो 20 साल पहले किसी का इंतकाल हो गया, अब उसके बाद से कोई मुतवल्ली उसमें बना ही नहीं है, तो वो लोग ऐसे में क्या करेंगे, किसका नाम डालेंगे? देखिए, जो आज मुतवल्ली उसका इंतज़ाम कर रहा है और जो बोर्ड में हर साल ऑडिटेड अकाउंट फाइल करना होता है, तो जो वो कर रहा है वो आज का एडमिनिस्ट्रेटिव मुतवल्ली है, वो अकेला उसमें डिटेल डालेगा और हम इससे परेशान ना हो कि दूसरे मुतवल्लियों के नाम इसमें नहीं डाले जा पा रहे। आज पोर्टल जितनी डिटेल मांग रहा है उतनी ही डालें। इसी तरह से कोर्ट केसेस का भी मामला है, इंशाल्लाह आगे आपको बताया जाएगा, उसमें भी सारे कोर्ट केसेस की डिटेल नहीं मांगी जा रही है। एक ही आप पार्टीज के नाम बता सकते हैं लेकिन कोर्ट केस एक ही नंबर डाल सकते हैं, तो वो भी आपको जो पोर्टल जिस तरह से मांग रहा है, जो कह रहा है, उसी तरह से डिटेल डालें। हम उससे ज्यादा ना परेशानी ले ना उसके बाद ज्यादा परेशान हो। बिल्कुल। तो आफ्ताब भाई बताएंगे कि किस तरीके से आगे जो मुतवल्ली के नाम डाला, जो चीजें आप बताइए जरा। एग्जिस्टिंग वक्फ रजिस्टर हियर, अपने इसको क्लिक करना है, क्योंकि जो चीज 8 अप्रैल 2025 के पहले जो वक्फ रजिस्टर थे, ये अभी सिर्फ उसी के लिए हम बता रहे हैं। तो अपने एक्सिस्टिंग वक्फ रजिस्टर करेंगे जिससे अपने मुतवल्ली का अकाउंट वक्फ के लिए क्रिएट कर सके। आपको न्यू वक्फ रजिस्टर को छेड़ना ही नहीं है, ये ध्यान में रखना है कि न्यू वक्फ रजिस्टर पे जाना ही नहीं है आपको, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना है, जाना ही नहीं, बिल्कुल आपको एग्जिस्टिंग वक्फ रजिस्टर में ही जाना है। अपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, इसमें काफी सारी कैटेगरीज है, एडमिनिस्ट्रेटर है, अमीन है, कमेटी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, खादिम है, वगैरह वगैरह। तो इसमें से आपके वक्फ कर जो लागू पड़ता है कि आपके यहाँ मुतवल्ली है, मैनेजमेंट कमेटी है या एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसके अंदर से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी है हमारी, वहां पर अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करते हैं। और अपॉइंट किसने किया, तो ज्यादातर सब वक्फ बोर्ड ही करता है, तो अपने वक्फ बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। अगर किसी किस्से के अंदर कोर्ट ने किया हुआ है या किसी और तरीके से है तो अपने सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हम वक्फ बोर्ड सिलेक्ट करते हैं। सर भाई देखिए, ये जो आपने जो सवाल किया था कि अगर कोई अपॉइंटेड नहीं है वो कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए बाय कस्टम, हेरिडिटरी, वो सब वो सिलेक्ट करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटेड। किसी वक्फ बोर्ड, किसी जैसे अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी या कोई भी ऐसा है, अगर उसने खुद ने अपने आप कस्टम अपने आप को किया है तो वो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। बिल्कुल। अब यहाँ पर अपने मुतवल्ली की डिटेल नापनी है, वक्फ की नहीं नापनी है। पहले मुतवल्ली की डिटेल्स आएगी, जो ट्रस्टी है, हाँ, जो ट्रस्टी है, मुतवल्ली है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी सारी डिटेल्स आएगी। उसका फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आएगी, जेंडर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आएगा। वो दोनों सिर्फ एक ही बार यूज होगा। ट्रस्ट वाइज आप रजिस्टर करते हो तो सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी यूज होगा
और उसको अपने वेरीफाई करना है। और क्या इस नंबर को, इस ईमेल को या इस मोबाइल नंबर को बाद में अगर कोई एडिट करना चाहे तो वो कर सकता है? वो ऑप्शन आता अभी है? यहाँ से अपने नहीं कर सकते, इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड की तरफ से वो कुछ उसमें एडिटिंग होगा, लेकिन फिलहाल अभी जो अपने नाखते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सिर्फ उसी से अपने ऑपरेट कर सकेंगे। जो डिटेल आप अभी फिल करेंगे हाँ, उसी से ऑपरेट उसी से होगा। ऑपरेट होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल रिलीजन आएगा, एड्रेस आएगा मुतवल्ली का। अच्छा, इसमें जो रिलीजन में कौन से ऑप्शन आते हैं? रिलीजन के अंदर बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, इस्लाम, मुस्लिम है, जैन, पारसी, सिख, ये सारे। अब यहाँ पर मैं ताहिर साहब से जानना चाहूंगा, चूंकि ये कानूनी उसमें अगर देखें तो ये जो दिखाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान का ही मामला है, जो बीच में आया था कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए, इसमें जो दिए हैं बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, उनसे तो कभी ये मांगी नहीं गई ये तमाम चीजें, उसके बावजूद इसके अंदर ये चीज डिटेल दी गई, इसका क्या मतलब माना जाएगा? देखो, इसमें कैसा है कि आज के दिन बहुत से वक्फ हैं जो गैर मुस्लिम भी उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, तो वो डिटेल इसमें डाली जा रही है। वो जो मुसलमान प्रैक्टिसिंग का है वो ये है कि वो वक्फ करने की कंडीशन है कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वक्फ कर सकेगा, गैर मुस्लिम नहीं कर सकेगा, और वो भी वो मुसलमान जो ये सबूत दे कि 5 साल से मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। तो इसी को हमने चैलेंज किया है। अब देखें फाइनल हियरिंग पे अल्लाह ताला क्या करता है। इसमें ये भी माना जाए कि जिस तरीके से इसमें ऑप्शन दिया है हिंदू, जैन और सारा, तो आने वाले वक्त में उनसे भी कुछ मांगा जाएगा कि भाई आप भी कागजात दिखाइए अपने? नहीं, ये वक्फ के लिए है। अगर उनके एंडोमेंट्स के लिए, अगर और उनके जो मजहबी तौर पे जो वक्फ का जो सिमिलर चीजें हैं उसके लिए ऐसा कुछ बनाया जाता है तो बनेगा। हाल फिलहाल किसी के लिए नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों से ये मांगना एक हिसाब का डिस्क्रिमिनेशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है। जी, आफ्ताब भाई बता रहे हैं। जी, करते हैं जैसे ही तो अपना लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाता है। जैसे लॉगिन आईडी क्रिएट होता है अपना, तो अपने दोबारा से होम पेज पर आ जाते हैं, जिससे अपने मोबाइल नंबर से और ओटीपी से लॉगिन करते हैं। लॉगिन ओटीपी से ही होगा यार, इसके मोबाइल नंबर ओटीपी से ही लॉगिन होगा, उसके अलावा लॉगिन नहीं होगा। अब जैसे हमारा ऑलरेडी हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का, तो ये पेज खुल रहा है। लेकिन अगर आप नया क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 चीजें मांगेगा। एक वक्फ रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर मुतवल्ली का नाम होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर, मुतवल्ली का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मुतवल्ली का आईडी प्रूफ किसी भी तरीके का, आधार कार्ड हो, उसका पान कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और एड्रेस प्रूफ। एक बार दोबारा जरा डिटेल में बता दीजिए, मुतवल्ली की क्या क्या चीजें देनी होगी? मुतवल्ली का पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा इसके अंदर, मुतवल्ली का डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड, पान कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, और वक्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसके अंदर मुतवल्ली का नाम होना जरूरी है। ये 3-4 चीजें अपने अपलोड करते हैं, उसके बाद ये स्क्रीन आपकी स्टार्ट होगी। इसमें अगर ऐसा है कि मान लीजिए जैसा आपने बताया कि मुतवल्ली का डिटेल वगैरह उसमें देनी होती है, हाँ जी। अब आपने जो डिटेल दी, मान लीजिए आप कस्टम, आप यहाँ के मुतवल्ली हैं, आपने अपनी डिटेल इसमें दे दी, लेकिन आपने कहा कि जो पीटीआर में जो रजिस्टर जिसका नाम है, हाँ जी। मान लीजिए वो पुराना किसी का नाम है, तो वो चल जाएगा, उसमें आगे कुछ परेशानी नहीं होगी? नहीं, अगर कुछ उसमें गलत हुआ तो अपने जो ऑलरेडी रजिस्टर के ऊपर है उसी से अपने इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई रजिस्टर पर नहीं है तो वो किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होता। तो मैं दोबारा ताहिर भाई से बात करना चाहूंगा। ताहिर भाई, इसमें जैसे मानिए कि जैसे कस्टम में अहमदाबाद मुस्लिम सुन्नी वक्फ कमेटी के मान लीजिए ये ट्रस्टी हैं, ये मुतवल्ली हैं, इन्होंने अपना डिटेल देकर सारा शुरू किया रजिस्ट्रेशन, लेकिन पीटीआर में वगैरह कोई पुराना नाम था, वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा है, उसको दूसरा नाम चेंज नहीं हुआ है, तो वो इस रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या करेंगे? देखिए, हाल फिलहाल जो मुतवल्ली हैं या जो इंतजाम कर रहे हैं वो अपनी डिटेल्स इसमें डाल दें। अगर ये प्रोसेस आगे नहीं जाता तो उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो इंतजाम कर रहे थे। आज वो पीटीआर पे अगर नहीं भी थे तो बोर्ड से जो खतो खिताबत थी, जो अकाउंट सबमिट करने थे, ऑडिट हो रहे थे, वो सब उनके जरिए हो रहे थे। तो कुछ हद तक बोर्ड ने उनको पीटीआर पे नहीं होने के बावजूद भी रिकॉग्नाइज किया है। तो वो रिकग्निशन को लेकर वो आगे जाएं और बोर्ड से कहें
तो बोर्ड अगर उनको परमिशन देता है या बोर्ड उनको कोई ऐसा सर्टिफिकेट देगा तो इंशाल्लाह वो आगे कर पाएंगे। जी आफ्ताब भाई। इसके बारे में मैं एक और बात कर दूं कि जिस दिन हमने ये तालीम शिविर रखी थी उस दिन चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि अगर कोई ऐसा दिक्कत है तो हम लोग उसको ऑथोराइज करेंगे, जो भी है उसको हम लोग ऑथोराइज करेंगे। जी आफ्ताब भाई। हाँ जी। अब अपने यहाँ पर अपलोड एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड वक्फ के अंदर जाना है, उसी के अंदर अपनी एंट्री स्टार्ट करना है। फिर न्यू के अच्छा। अंदर नहीं जाना है। न्यू मतलब वो नया रजिस्ट्रेशन ही हुआ तो वो अभी अपने नहीं करना है। अपलोड एग्जिस्टिंग की अपने जब खोलते हैं विंडो, तो जैसे हमारे काफी सारे ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज रजिस्टर कर दी है, इसलिए वो लिस्ट बता रहा है। यानी आपकी जो जो प्रॉपर्टीज है वक्फ की वक्फ की। आपके, तो वो उसको आपको यहाँ पर डिटेल उसकी यहाँ पर सारी है डिटेल उसकी अपलोड fill करना करनी है। सबसे पहले अपने जैसे नई डिटेल भर रहे हैं तो अपने ऐड एग्जिस्टिंग वक्फ, इसके अंदर आपको यानी न्यू डिटेल को से छेड़ना start ही करना नहीं है बिल्कुल। न्यू को छेड़ना ही नहीं है, किसी भी बिल्कुल। न्यू को नहीं छेड़ना है, अपने एग्जिस्टिंग के अंदर ही अपने एंट्री करना है। अब जैसे कि अपने देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड से इतना स्टार्ट होता है और खास लिखा हुआ है 8 अप्रैल 2025 के पहले आपका रजिस्टर हुआ था। अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टार्ट करेंगे। और तो सबसे पहला ये जो पिछले इंटरव्यू में बात की थी हाँ। कि 2025 से पहले के जो है 8 अप्रैल 2025 वही लोग सिर्फ इसमें कर सकते हैं। जी। अब जैसे कि बी कैटेगरी के नंबर है जो चैरिटी कमिश्नर में से गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड में ट्रांसफर हुए हैं, तो उसके अंदर अपने 1 यूज करते हैं। आगे 1 करने के बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वक्फ का वो 3 डिजिट का नाखना है। यानी ये हर राज्य का, हर डिस्ट्रिक्ट का सब हाँ, अलग अलग सबका होगा अलग नंबर होगा। ये जिसका। बिल्कुल। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो बी से डी से रजिस्टर्ड है वो बी निकाल देना है और उसकी जगह वन रखना है। अच्छा, जो बी से रजिस्टर है उनको भी 1 डालना है उसके अंदर। हटा देना। हाँ। हाँ, बी हटाकर 1 उसमें लगा देना है। 1995 के बाद जो एक्ट आया वकफ का, उसके बाद अगर जो डायरेक्टली रजिस्टर्ड हुए हैं वकफ में गुजरात राज्य वकफ बोर्ड में या किसी और वकफ बोर्ड में, तो उसका जो डब्ल्यू से नंबर आता है उनको 0 डालना है। अच्छा, ये चीजें बताई गई है कि बी हटाकर बी वालों को 1 नंबर लगाना है और डब्ल्यू हटाकर वहां पर 0 लगाना है। तो ताहिर भाई, ये वही चीज थी जो आपने बताया था कि जो डीम्ड जो हुआ था रजिस्ट्रेशन उसी का पूरा ये उसी का है। देखिए वो बी वाला जो है वो सारे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के मातहत रजिस्टर हुए थे और उसमें जो मुसलमान वक्फ और ट्रस्ट थे वो बी कैटेगरी में आते थे, इसलिए उनके नंबर बी से शुरू होते। अब बी की जगह पोर्टल पे आपको 1 डालना है और 1196 से जो वक्फ बोर्ड के आने के बाद जो रजिस्टर हुए हैं उनमें आगे डब्ल्यू लिखा हुआ आता था, तो वो डब्ल्यू की जगह आपको 0 डालना है और 0 करके फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखना है। पहले 1 लिखकर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। आफ्ताब भाई बताओ कैसे आपका लिखते हो आप? जैसे हमारा है B447 तो इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1447। उसके बाद हमारी वक्फ कमेटी का नाम आएगा अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी, और कमेटी की सारी डिटेल्स यहाँ पर फीड होगी। बस चलेगा। वक्फ टाइप, यहाँ से हमको वक्फ टाइप सिलेक्ट करना है, आगा खानी, बोहरा, सिया और सुन्नी। और जैसे हमारा सुन्नी है तो हमने सुन्नी सिलेक्ट किया हुआ है। वक्फ का यूसेज क्या है? तो अब 1 मिनट में थोड़ा सा रोकूंगा। हाँ जी। ताहिर हकीम साहब, जिस तरीके से यहाँ पर वोहरा का भी जो कहा गया है, लेकिन ये कहा गया, नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वोहरा समुदाय ने कहा था कि वक्फ से उनको अलग रखना है तमाम चीजें, तो क्या वोहरा समुदाय को अलग रखा गया इससे अभी या नहीं? देखिए पहले वक्फ एक्ट में सिर्फ 2 ही बोर्ड थे, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड था, एक शिया वक्फ बोर्ड था। अब उसमें 2 कैटेगरीज और डाल दी गई है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, आगा खानी वक्फ बोर्ड है और बोरा वक्फ बोर्ड है। तो दाऊदी बोरो की जो डिमांड थी कि हमको अलग से वक्फ बोर्ड दिया जाए और हमको सुन्नियों के साथ भी शामिल ना किया जाए, शियाओं के साथ भी शामिल ना किया जाए, वो उनकी डिमांड मान ली गई, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दे इसलिए ऑप्शन दिया जा रहा है। जी आफ्ताब भाई। हाँ, जैसे हमने यूसेज सिलेक्ट किया है, अपना रिलीजियस है, वक्फ ऑलरेडी रिलीजियस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर काफी सारे दिए हुए हैं, जुमला, मक्कान, समलद्दे, ये सारे नॉर्थ इंडियन के हैं। अपने ज्यादातर यहाँ पर वक्फ बाय डेडिकेशन और वक्फ बाय यूजर और नॉर्थ इंडियन के यानी उनके अलग अलग कश्मीर के अंदर ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर दिया हुआ है ये। गुजरात के अंदर ये वक्फ नहीं है, ये जो जगह है उसके नाम है जहाँ जो यूज होता है, जो स्टेट में कश्मीर है और नॉर्थ ईस्ट है, बिल्कुल वहाँ ये सारे बिल्कुल। नाम यूज होते हैं। तो अपने ज्यादातर अपने गुजरात के अंदर वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज है, तो अपने वक्फ बाय यूजर को सिलेक्ट कर आगे बढ़ते हैं।
देखिए, इसमें यहाँ जो ये आफ्ताब भाई ने बताया, हमारे यहाँ पर गुजरात में 3 तरह के वक्फ हैं। एक वक्फल औलाद है, एक वक्फ बाय डेडिकेशन है और एक बाय वक्फ बाय यूजर है। वक्फल औलाद वो है कि जो एक वाकिफ है अपनी औलाद के को मुतवल्ली बना के औलाद के लिए वक्फ कर जाते हैं। वक्फ बाय डेडिकेशन वो है कि जो कोई मुंह जबानी या लिखकर अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करे, वो वक्फ बाय डेडिकेशन है। और वक्फ बाय यूजर वो है कि जहां कोई डेडिकेशन नहीं है, किसी ने लिखकर या बोलकर नहीं दिया, लेकिन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस तरह से, उससे वो वक्फ बन गया है। तो हमारे यहाँ पे 3 तरह के वक्फ हैं। अब अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के पास में जो ज्यादातर वक्फ हैं वो राजा महाराजाओं के टाइम से, अहमद शाह साहब के टाइम से, मोहम्मद बेगड़े साहब के जमाने से आ रहे हैं। अब उनके डेडिकेशन का कोई प्रूफ नहीं है, वो इस्तेमाल होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये वक्फ बाय यूजर सिलेक्ट करते हैं। और वो अगर आपके पास भी डेडिकेशन का कोई प्रूफ नहीं है तो आप वक्फ बाय यूजर सिलेक्ट करके आगे चलने की कोशिश करें, तो आपके लिए आगे का रास्ता इंशाल्लाह अपलोडिंग का आसान होगा। जी आफ्ताब भाई बताइए। जी, अपने यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने वक्फ किस टाइप का है, मकबरा नेचर है, ऑफ वक्फ। मस्जिद है, नेचर उसका क्या है, तो अपने वो सिलेक्ट करते हैं मस्जिद कि जैसे आप ऑफिस के एंट्री करते हो तो उसका भी अंदर लिखा हुआ है, आप मकबरे के एंट्री से स्टार्ट करते हो तो वो भी आप चूज कर सकते हो। मस्जिद है आपके पास तो मस्जिद की एंट्री से चूज कर सकते हो। और इसमें सारा है, इसमें हॉस्टल है या पेट्रोल सब कुछ पंप है या पेट्रोल सारी पंप है, डिटेल उसमें दी सारी हुई है। डिटेल्स है उसमें। अब डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ वक्फ, वक्फ जब क्रिएट हुआ उसकी डेट, अब जैसे चैरिटी कमिश्नर में से वक्फ बोर्ड में जो डेट आई तो वक्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट दी हुई है, तो अपने वो डेट को यहाँ पर यूज करते हैं। बिल्कुल। मगर अगर आप वक्फ बाय यूजर डाल सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको डेट ऑफ क्रिएशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्रिएट नहीं किया गया, वो क्रिएट हो चुका है। अच्छा, तो वक्त का यूजर अगर है तो आपको ये डेट ऑफ क्रिएशन की जरूरत नहीं है। डेट डाले बिना आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ रहा है। बढ़ रहा ये है, डेट डाले आपको बिना भी दिखाई आगे आपका बढ़ेगा। जी। यहाँ अगर- मैं यहाँ हाँ जी। बता दूं कि जहाँ ये जो रेड फुदड़ी है ना, रेड वो कंपलसरी आपको देना है, बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं डेट ऑफ क्रिएशन वक्त पर नहीं है, तो बिल्कुल। कंपलसरी नहीं है। जहाँ वो नहीं लगाया वहाँ आपको कंपलसरी नहीं देना। जाने जहां पर रेड स्टार दिया हुआ है वो कंपलसरी आपको देना है, उसके अलावा जहां रेड स्टार नहीं है वो नहीं दोगे तो चलेगा डिटेल। जी, डेट सिलेक्ट करने में यानी नेचर ऑफ वक्फ बताना आपको जरूरी नहीं है, आप बताएं या ना बताएं। डेट देना भी आपको जरूरी नहीं है, आप नहीं, दें या ना दें। दे या जी ना दे। जी। अब जैसे वक्फ नामा औकाफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसकी जगह पर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड भी रेवेन्यू रजिस्टर कर रिकॉर्ड भी सकते हैं, अपने- अपलोड उसमें कर अपना सकते हैं। वक्फ का नाम होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपने जो एरिया है उसका मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट अपने यहाँ स्क्वायर मीटर ही माना जाता है। अपने प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल एरिया है वो इसमें लिखना है, और एट द टाइम ऑफ वक्फ जो एरिया था वो अपने पीटीआर के अंदर भी होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर भी होगा। और काफ़ी जगह पर जैसे गवर्नमेंट ने एक्विजिशन किया हुआ है तो इतना वो लेस भी हुआ है, तो वो डिटेल अपने इसके अंदर बता सकते हैं कि अपने पास क्रिएशन के वक्त इतना एरिया था, गवर्नमेंट ने यूज़ किया, जो एक्विजिशन किया वो कम होगा, और फाइनल जो आपके पास रहता है करंट एरिया वो तो चीज़ है। तीनों डिटेल इसमें देनी तीनों होगी, डिटेल जितनी देनी। आपकी प्रॉपर्टी थी वो, उसके अलावा गवर्नमेंट ने जितना एजुकेशन जो कब्जा किया Acquisition वो, किया। और उसके अलावा जो बचा है वो, तीनों आपको डिटेल तीनों देनी डिटेल होती है। इसके लिए आपको जरूरी होगा कि आप लेटेस्ट जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड 7/12, 8 या फिर प्रॉपर्टी कार्ड, या आप IORA की साइट पे जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसके अंदर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई उसको रिक्विजिशन किया है तो भी आ जाएगा, आप कट जाएगा उसमें। और अगर दूसरा कोई हक उसमें उत्पन्न हुआ है तो वो भी आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड से प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड जो लेटेस्ट है वो आपको लेकर बैठने अपने साथ में, बिल्कुल जी। मैं यहाँ पर एक वजाहत करना चाहता हूँ। जैसे आप देखेंगे यह लिखा है एरिया इज मेंशन्ड इन वक्फ डीड, तो लोग इसको कंफ्यूज ना हो कि ये कि हमारे पास तो डीड है ही नहीं। आप ब्रैकेट में देखेंगे तो वक्फ नामा है या औकाफ रजिस्ट्रेशन है। तो औकाफ का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका बोर्ड में आज का रजिस्ट्रेशन जो पीटीआर पे वो मौजूद है, तो उसके अंदर जो डिटेल लिखी वो भी चलेगा। तो लोग कंफ्यूज ना हो कि हमारे पास डीड नहीं है तो हम क्या करें। बिल्कुल, यानी डीड की जरूरत नहीं, आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन नामा है या औकाफ का रजिस्ट्रेशन है पीटीआर पे जो है पीटीआर का वो आप दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। बिल्कुल। जी आफ्ताब भाई। अब यहाँ से अपने वक्फ की डिटेल स्टार्ट होती है
तो ये मैं आपको एक लाइव एंट्री करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसके बाद ये जो एंट्रीज होगी अपने, तो नेक्स्ट में प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद भी यही एंट्री अपने करना है। अब जैसे आप वो सारी एंट्रीज कर दोगे तो यहाँ लिस्ट में आपके वर्क की डिटेल आ जाएगी। नहीं, काफी स्लो चलती है वेबसाइट, साइट ये थोड़ी स्लो बहुत चलती स्लो है। चल रही है। इस वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है कई बार। कई मरतबा होम पेज खुलने में भी काफी दिक्कत होती है। अच्छा, इसमें ये भी है कि जैसे ये जो यूजर आईडी है इकबाल हुसैन मालवत साहब का, तो जिसने रजिस्ट्रेशन किया, जिस नाम पर रजिस्टर ये उम्मीद में किया है, जो आईडी बनाया, क्रिएट किया, उन्हीं के आईडी से लॉगिन होगा, या हाँ। उसमें भी कुछ तब्दीली हो सकती है बाद में? ये तब्दीली करना जो तो वकफ के हाथ में नहीं है। अगर जो वकफ संस्था ने अगर एक फिर जो ये लॉगिन कर दिया, वो आईडी बना दिया, तो वही रहेगा। उसका पावर वकफ बोर्ड के पास, अभी वकफ बोर्ड के पास आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। वकफ बोर्ड उसको आगे चल के उसमें अमेंडमेंट कर सकेगा। बिल्कुल। उसके पहले अमेंडमेंट नहीं होगा, इसके जी। जो है उसी के आईडी से चलेगा। वकफ रूल्स जो 2025 में है वो भी ये कहते हैं कि जो मुतवल्ली के डिटेल्स एक बार अपलोड हो चुके हैं, अगर उसमें कोई चेंज करना है तो वकफ बोर्ड के थ्रू उसको चेंज करके वो डिटेल चेंज की जा सकती है, और जो आने वाला मुतवल्ली है उसके डिटेल्स अपलोड हो सकते हैं। जी। तो इसमें जो आपने बताया कि जो सारी चीजें यहाँ पर ऐड जो कर रहे हैं, हाँ जी। वो नीचे सारी डिटेल आ जाती डिटेल है। आ जाएगी। उसके बाद आगे क्या, और अभी परेशानियां क्या हो रही है? अभी क्या परेशानी आ रही है लोगों को आपको रजिस्ट्रेशन करने में या अपनी डिटेल इसमें देने में? देखिए, मैं एक और चीज़ वजाहत करना चाहता हूँ कि लोगों को ये समझना चाहिए कि जो आज उम्मीद पोर्टल पे आप अपलोड कर रहे हो, ये वही सारी डिटेल्स हैं जो बहुत हद तक आज से पहले 2013 के बाद वामसी पोर्टल पे अपलोड की गई थी। इस डिटेल में या इस ज़्यादा मेटिकुलसली नहीं की गई थी, इतनी बारीकी से नहीं कही गई थी, और इतनी सारी डिटेल लेकिन की थी। अब वो सारी डिटेल्स बोर्ड ने अपना रिकॉर्ड देखे, वक्फ बोर्ड ने अपना रिकॉर्ड देखकर खुद वामसी पे अपलोड की थी, और वो रिकॉर्ड बना था, वो डिजिटलाइज रिकॉर्ड था। अब उसकी जगह उम्मीद पोर्टल का जो डिजिटलाइज रिकॉर्ड है वो आ गया है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी जो कही जा रही है वो सिर्फ मुतवल्लियों की है। मैं ये मानता हूं कि बोर्ड को भी ये करना चाहिए, और बोर्ड की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो आज डिटेल अपलोड कर रहे हैं वो ज्यादातर वही है कि जो उनके पीटीआर पे है, जो बोर्ड के पास मौजूद है। तो अगर ये फिर भी करना है, चलो मान लिया जाए, तो बोर्ड और मुतवल्लियों को साथ मिलकर करना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से हो सके। अच्छा, जैसे वामसी का जो था कि गवर्नमेंट ने, वक्फ बोर्ड ने खुद ने किया था उस पर रजिस्टर, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो सकता था कि वामसी की जो डिटेल थी वक्फ बोर्ड उसी को, जो जिस वक्फ का जो है, जैसे अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी है या अलग अलग जो भी है, वो जैसे वामसी पर किया, ऐसे वक्फ बोर्ड खुद जो है वो रजिस्टर कर ले इस पर भी, और उसके बाद में जो मुतवल्ली जो ट्रस्टी हैं उनसे कहे कि भाई आप इसमें देख लीजिए, और जो वदघट जो होती है, सुधारा वधारा जो भी करना है वो आप कर लें। तो ज्यादा बिल्कुल आसानी सही, होगी वो। बिल्कुल सही बात है। मैं मानता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसा नहीं किया जा रहा है, उसलिए आज उम्मत में बहुत अफरा तफरी है। और आप समझिए कि आज एक देहात में एक मुतवल्ली होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जानकार होते, दीन का जानते हैं, पढ़े लिखे, उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम बन गया है। और उनके लिए तो ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है हमें, ऐसी परेशानी आ गई है। अगर ये काम बोर्ड के जिम्मेदार, बोर्ड अपने नुमाइंदों को भेज के कर लेता है और मुतवल्लियों से जो ताउन चाहिए वो ले लेता है, तो ये मेरा ऐसा मानना है कि आसानी से हो सकता है। इंशाल्लाह हम इसके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि बोर्ड इसको करे, क्योंकि ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। तो जिन लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही है, परेशानी आ रही है, वो लोग बोर्ड के पास जाएं और बोर्ड उनको मदद करके ये करवाए, उसका मुतालबा करेंगे, और अल्लाह ताला ने चाहा तो बोर्ड के जरिए करवाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर आप कि ये जो तमाम आपने जो डिटेल जो इसके अंदर डाली, आपने अपलोड की है सारी, वो यहाँ पर डिटेल आपकी प्रॉपर्टीज की डिटेल आई है ये। डिटेल आएगी। आपने जब पहले फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया और आपने एक प्रॉपर्टी ऐड की, तो जो ये फर्स्ट रो है इस तरीके से एंट्री आएगा। जी। उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज ऐड करना है आपको, आपकी वक्फ की, तो आपको यहाँ पर प्लस करना है। इसके बाद अपने एग्जिस्टिंग वक्फ में एंट्री नहीं करना है, सिर्फ अच्छा, यहाँ पर बस उसी पर प्लस पर आपको क्लिक करना है साइड वाले में। अपने डिटेल्स फीड करते हुए जाना है। पहले ये
ये नहीं था, ये 2 दिन में ये सुधारा है। अच्छा, ये तो सुधार है नहीं हुआ, इसमें। ये अभी हुआ है। पहले तो नया आपको फीचर बाहर है। जाके ही करना पड़ता था, अच्छा, और यानी उसके बार बार बाद बाहर जाओ। हमारा लंबा लिस्ट दिखता है। अभी आपको वो इसी वजह से दिखता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एस्टेट में बटी हुई है। जैसे हमारे पास 34 मस्जिद है, 6 कब्रिस्तान है, सब एस्टेट में बटे हुए हैं। तो ये एस्टेट वाइज हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए हमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें वो एस्टेट का नाम लाना जरूरी है, जो पहले ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी ये फीचर की सुधरने की वजह से हम हमारे एस्टेट को आइडेंटिफाई इसके अंदर कर सकते हैं। और मैं ये मानूंगा कि इनको मुबारकबादी देनी चाहिए, इनकी कोशिशों की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल। और मैंने जैसे कहा कि हर मुतवल्ली इतना पढ़ा लिखा समझदार नहीं होता। यहाँ पर इकबाल साहब हैं, वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट के रिटायर्ड रजिस्ट्रार हैं। आफ्ताब भाई खुद वकील है और वक्फ की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दो इस फील्ड के माहिर हैं जो ये कर पा रहे हैं। दूसरों के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन आपको पढ़े लिखे जानकार उस फील्ड के माहिर से ये काम करवाना पड़ेगा, और ये बोर्ड करवा सकता है, जो बोर्ड को करवाना चाहिए। एक चीज रह गई, मैं आफ्ताब भाई से गुजारिश करूंगा, कोर्ट केसेस के बारे में हमने नहीं बतलाया, तो वो जरा वो एक अपने ये लिस्ट के अंदर अपने आ ही जाएगा, ठीक तो है। उसके अंदर अपने इसको इंशाल्लाह ले लेते हैं। जी। अपने पहले अपनों ने जब एंट्री की तो अपनों ने वक्फ की डिटेल ना की, उसके अंदर अपनी जो एक प्रॉपर्टी थी उसकी सारी डिटेल अपने इसमें बताएंगे, इस तरीके से आ जाएगी। अब जो अपने ऐड करते हैं, तो जैसे हमारा एस्टेट वाइज नाम है, तो उन लोगों ने प्रॉपर्टी का नेम अपडेट कर दिया है। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई कौन सी मस्जिद है, कौन सा कब्रिस्तान है, कौन सी दरगाह है, वो सारे अपने इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम अपनी मस्जिद की एंट्री नाखेंगे, अब ये आफ्ताब भाई ने जो होता मस्जिद दारी ने, ये है तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ के अंडर में ही आती है, उसकी उसके संचालन में ही आती है, उसके वहीवट में ही आती है। पहले हम ये नहीं कर सकते थे, अब ये हम कर सकते हैं अलग अलग। अच्छा, ये ऑप्शन अब दिया है आपको कि अब इसमें अलग अलग डिटेल आप नाम डाल सकते हैं। सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के नाम से ही सारा दर्ज करना पड़ता है। अच्छा, तो अब जो प्रॉपर्टी है उसके नाम से आए, जैसे नौताड़ की मस्जिद है, नौताड़ की मस्जिद के नाम से आएगा। अपने प्रॉपर्टी का नेचर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जी। अब जैसे कि उसमें वक्फ की एंट्री के बाद यहाँ से स्टार्ट होता था, तो ये सारी डिटेल कॉमन रहेगी सबके अंदर। हम्म। अपने अर्बन है, म्युनिसिपल वार्ड अहमदाबाद, इसके अंदर वार्ड। अब इसके अंदर काफी सारे वार्ड पहले नहीं थे, अभी ऐड हो चुके हैं। जैसे जमालपुर ऐड हुआ है, दरियापुर ऐड हुआ है, रखियाल सारंगपुर ऐड हुआ है। यानी जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ में आपके कुछ एरिया, कुछ वार्ड अगर ऐड नहीं है, तो उसमें भी आपको पैनिक नहीं लेना है। आप जाकर वहां पर वक्फ अपने बोर्ड में complaint बता कर सकते हैं, आप वक्फ कंप्लेन बोर्ड कर में। सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या, मालवा साहब ने, आफ्ताब भाई ने, आपने यही किया कि हाँ कई जी। वोट के नाम नहीं थे, तो आपने वहां जाकर बताया उनको कि वोट के नाम नहीं है, तो अब वो वोट्स के नाम आ गए उसके अंदर। हाँ जी। अब यहाँ पर अपने खसरा नंबर, खतूनी नंबर, ये सब नॉर्थ ईस्ट में और वहां पर यूज होता है। अपने यहाँ सर्वे नंबर चलता है, तो इसी के अंदर वो डिटेल अपने ऐड कर सकते हैं। इसमें कितने सर्वे नंबर ऐड कर सकते हैं? इसमें कोई लिमिट नहीं है, कर सकते हैं नंबर ऑफ जितने। सर्वे नंबर, सिर्फ प्लस करके करना है आपको। जी। जितने नंबर है आपके आपके पास, अच्छा, वो दो है, प्लस करेंगे पाँच तो है, नीचे 10 है। उसमें आते हाँ जाएंगे जी। वो। जी। इसमें स्पेस का कोई ऑप्शन नहीं है, आप नंबर लिखते हो तो उसमें स्पेस नहीं दे सकते। मतलब अपने 4 सर्वे नंबर है, तो आप 4 लिखोगे तो एक ही डिजिट कहलाएगा वो। अच्छा, तो आपको इसलिए आपको चारों एक एक सर्वे करके नंबर ऐड को करना पड़ेगा, प्लस आपको करके प्लस कर अलग अलग करके ऐड करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। जी। जैसे हमारा इस एक सर्वे नंबर की हम एंट्री कर रहे हैं, ये अपना सर्वे नंबर आ गया। अब किसी के अंदर प्लॉट नंबर अलग से दिया हुआ होता है, तो प्लॉट नंबर उसके लिखना है। अगर नहीं है तो अपने 0 करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो कंपलसरी नहीं है उसके अंदर अपने ये भरने की जीरो जरूरत आपको नहीं है। कहा गया है कि आपको जीरो करना है इसके जी नहीं, अंदर? न्यूमेरिक इसके अंदर सिर्फ ऐड होता है, तो अपने 0 से 9 के बीच में कोई भी एक डिजिट से अपने हाँ यार, इसके करना अंदर पड़ेगा। आपकी बात सही है। हाँ, क्योंकि अपने उनको आप बताना चाहिए कोई अपने आप। जीरो की जगह पे तीन हाँ, डाल मैं नहीं वही सकता, बोल रहा हूँ। या हाँ, जीरो की बिल्कुल। जगह पे 4 नहीं डालता। हाँ, हाँ। तो ये टाइप क्या कहा है कि जिसका W नंबर है उसको 0 डालना है, जिसका B नंबर है उसको 1 डालना है। हम्म। वार्ड नंबर जहाँ पर रोड।
अब यहाँ पर जैसे वार्ड जी। नंबर है, रोड नंबर है, हाउस नंबर है, यहाँ जी। पर रेड स्टार नहीं है, यानी इसका मतलब ये डिटेल आप नहीं भी देंगे तो नहीं भी चलेगा। देंगे तो चलेगा, लेकिन जी। अपने एड्रेस आइडेंटिफिकेशन अगर है तो कर दे सके दीजिए तो आप, अपने यानी इसको डाल देना बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल। पिन कोड पे स्टार है तो जी, पिन पिन कोड कोड से देना तब जरूरी है। प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाती है। रोड अब अपने इसमें एरिया ऑफ मेजरमेंट आएगा, अपना मस्जिद का एरिया है, प्रॉपर्टी का एरिया क्या है। तो अब इसके अंदर क्या याद रखना है आपने कि जैसे अपने एक मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद के आसपास उसके एतराफ में जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसका टोटल एरिया यहाँ पर अपने लिखना है, क्योंकि अपने ने ऊपर सर्वे नंबर सभी के लिखे हुए हैं, बिल्कुल। तो सर्वे नंबर वाइज अलग अलग एरिया नहीं मांगा है, टोटल एरिया मांगा यानी सिर्फ मस्जिद ही नहीं, आपकी जो मस्जिद की जितनी प्रॉपर्टी हाँ आसपास की, चाहे वो दुकान मकान जो भी है, दुकान उनका मकान जो टोटल भी। एरिया पर आपको देना है इसमें डिटेल उसमें। जी। है जी। अच्छा, इसमें जो सर्कल नोट रेट जो लिखना है। इसमें जो नोट लिखी हुई है रेड में, ये क्या कहना चाह रहे हैं? वैल्यू ऑफ ये- वैल्यू इज मोर देन 999। यानी ये लिखा है कि आपका अगर एरिया 999 स्क्वायर मीटर उससे ज्यादा है तो वो जब तक सीईओ वेरीफाई नहीं करेगा और उसका अप्रूवल नहीं आएगा या डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा तब तक वो एंटर नहीं हो सकेगा। ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। अब ये अगर किसी का पेंडिंग है, अगर ये नहीं हुआ है, तो आप तो डिटेल्स फीड करके डाल दो, वो वेरीफाई तब होगा। ये लिखा है एरिया इफ वैल्यू इज मोर देन 9 देन दिस वर्क नीड्स टू बी वेरीफाइड। उसके बाद ये अप्रूव करेंगे। उसके बाद होगा। हाँ जी। इसके बाद अपने सर्कल रेट लिखना है, प्रॉपर्टी का जो जंतरी की वैल्यू होती है उसी को अपने लिखना है। मार्केट रेट में भी अपने जंतरी वैल्यू यूज करते हैं। जंतरी वैल्यू वो वैल्यू है कि जो गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड के हिसाब से एरिया की वैल्यू डिक्लेयर करती है। यानी जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे जो वैल्यू, हमारे यहाँ पे इसको जंतरी वैल्यू कहा जाता है। यानी अगर आपको जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना है तो उतनी वैल्यू तो लिखनी ही लिखनी है। मार्केट मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट की जंतरी वैल्यू 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर हो सकती है और मार्केट वैल्यू उसकी 1,00,000 भी हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन वो 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर वैल्यू है उसकी के हिसाब से होगी, तो वो वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। अब अपने यहाँ पर चतुर्दिशा नापना है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के एतराफ में जो प्रॉपर्टीज पड़ती है, अलग प्रॉपर्टीज है, रोड है, स्ट्रीट्स है, यानी तो चार वो दिशाओं में identify क्या कर क्या सकते हैं। है? चारों दिशाएं अपने यहाँ पर पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या? वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये कोर्ट केस में भी जरूरी होता है। बिल्कुल। अगर कोर्ट केस में आप ये डिटेल ना दो तो आपका दावा इनिशियल स्टेज पे खारिज किया जा सकता है कि आप ये डिटेल ना दी हो तो। और खास करके अगर मान लो जजमेंट आ गई आपकी फेवर में, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूशन करवाने जाओगे, जब आप वो challenge कर सकते। आइडेंटिटी नहीं कर पाओगे, उसकी पहचान नहीं कर पाओगे, तो आप उसमें एग्जीक्यूशन नहीं करवा पाओगे। यानी ये काफी अहम चीज है ये, कि आपको काफी बहुत ही सोच के और सारी डिटेल ये देनी है आपको इसके अंदर। बहुत ही अहम चीज है। हम्म। गुजराती में खूट वर्णन कहवाई, खूट वर्णन। यानी आपके नॉर्थ में अदर सर्वे नंबर है, कोई और सर्वे नंबर है, कोई और किसी और सर्वे की नंबर की प्रॉपर्टी है। properties है। ईस्ट में आपके रोड, इसलिए आपने यहाँ पर कर दिया रोड है ये। ओके जी। अब ये यूएल पिन नंबर, ये सिटी सर्वे का जो लेटेस्ट प्रॉपर्टी कार्ड निकालेंगे उसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपने जो मेन रिलीजियस प्रॉपर्टी है अपने उसका नंबर नाप सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपके, अच्छा ये कंपलसरी नहीं है ये, कंपलसरी नहीं है लेकिन बिल्कुल अपने जी, पास अवेलेबल है तो अपने तो नाप देते हैं। अपलोड कर देना चाहिए जी। जी, जैसे 6। अब प्रॉपर्टी आपकी लीज पर, रेंट पर दी हुई है, उसकी डिटेल्स इसमें मांगी गई है, हम्म। तो उसके लिए अपने सिलेक्ट करना है यस और नो। जी। अगर लीज पर है तो उसको यस करना है, अगर लीज पर नहीं दी है, सिर्फ मस्जिद चल रही है या दरगाह है, तो अपने उसको नो करके आगे जाने देते हैं। अब लीजिंग ऑफ वक्फ अब किस तरीके से दिया हुआ है, अगर कोई प्रॉपर्टी पूरी तरीके से ही वक्फ रेंट पर दी हुई है तो फुल्ली लिस्ट आएगा। अगर मस्जिद कुछ हिस्सा छोड़कर दिया है कुछ हिस्सा दिया हुआ है तो पार्शली तो आएगा उसमें। पार्शियली के अंदर अपने ऐड कर सकते हैं। हम्म। यहाँ पर अपने टेनेंट का नाम लिखते हैं। अब जैसे हाँ जी। मानिए आपकी मस्जिद है, हाँ जी। अब जैसे यहाँ पर टेनेंट का नाम एक ही है, अब किसी मस्जिद के मान लीजिए 5 मकान है, वहां पर 5 टेनेंट हैं, हाँ जी। तो उनके लिए क्या करेंगे आप यहाँ उसके पर? अंदर अपने इन लोगों ने प्लस का एक दिया हुआ है। अच्छा, प्लस का ऑप्शन हाँ, दिया है प्लस का यहाँ पर। ऑप्शन दिया हुआ है। तो जितने आपके किराएदार हैं, जितना, उन सबकी डिटेल इसमें डालनी पड़ेगी हाँ जी। आपको। अगर किराएदार है तो किराएदार की, अगर एंक्रोचर है तो उसकी भी डिटेल आगे आएगी। अच्छा, एंक्रोचर के भी एंक्रोचर का उसमें। डिटेल डालनी पड़ेगी। हम्म। यहाँ पर अपने एग्रीमेंट कब खत्म होता है उसकी डिटेल नाखना जरूरी है कि अच्छा, आपका लीज का tenant के एग्रीमेंट साथ आपका कब agreement खत्म हुआ? पूरा होता है।
या अगर किसी का पूरा हो चुका है तो वो भी इसमें डाला कि उसका पूरा हो चुका है। रिन्यू करना पड़ेगा फिर आपको। यानी लोग ये थे आपके आपने जो साहब सवाल किया बिल्कुल वाजिब सवाल किया, क्योंकि लोगों के मेरे में ऐसे भी फोन आ रहे हैं कि हमारा जो रिन्यू नहीं किया है, बहुत साल पहले पूरा हो गया, इसको एक्सटेंड ही नहीं किया, तो उन लोगों को रेंट एग्रीमेंट फिर से बनाना होगा, उसको एक्सटेंड करना होगा, या तो फिर उसको रिव्यू करवाना होगा, जो भी है उसको। और अगर कोई ऐसे रिन्यू नहीं कराता है, अगर जानबूझकर, तो फिर वो एंक्रोचर माना जाएगा, कब्जा उसने किया, फिर उसका वो रहेगा। अगर किसी के साथ एग्रीमेंट पूरा हो गया है तो अपने आप वो एंक्रोचर हो जाता है। जी, जो जी। होगा व्यक्ति, अब वो चाहे कोई इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, दोनों में से जो भी हो उसका। जैसे शाहीबाग के अंदर जो पुरानी पुलिस कमिश्नर की ऑफिस थी, उसका जो पार्किंग था, वक्फ की जमीन का कुछ था मामला वहां पर, तो अगर वो लोग अगर, तो वो भी गवर्नमेंट का अगर कोई है तो वो भी एंक्रोचर में उसकी डिटेल आएगी, वो भी डिटेल्स आएगी। उसका मामला तो गवर्नमेंट ने उसको एफआईआर किया हुआ है, लेकिन जहां भी गवर्नमेंट का अगर ऐसा प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का एंक्रोचर तो वो भी मांग रहा है। हाँ बस वो उसकी जी भी डिटेल्स मांग रहा है। जी जी जी। अगर आपके पास ज्यादा टेनेंट है तो आपको प्लस करके जितने भी टेनेंट है, नंबर ऑफ टेनेंट यहाँ पर आप अच्छा, प्लस करके आप ऐड कर सकते हैं प्लस उसके करके अंदर। वो टेनेंट का नाम, उसकी डिटेल्स अपने ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जी। और दोबारा से फिर अपने जंतरी की वैल्यू यहाँ पर ऐड करना है। हम्म। अब यहाँ पर वक्फ के फाइनेंस के बारे में यहाँ पर डिटेल मांगी गई है, अकाउंट रिलेटेड। अब इसमें 3 साल का इन लोगों ने दिया हुआ है, अपने तीनों में से कोई 1 साल का अपलोड कर सकते हैं। तीनों साल करना जरूरी नहीं है, किसी भी 1 साल की डिटेल्स आप जो आपके पास अवेलेबल है। ताहिर भाई, इसमें बेहतर क्या होगा? जैसे बताया आफ्ताब भाई ने कि कोई एक दे सकते हैं, तो सबसे पहला देना बेहतर है या आखिरी वाला देना बेहतर है? क्योंकि ये भी लोगों के मन में सवाल होगा कि कौन सा दे। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपने जो लास्ट ऑडिटेड अकाउंट वक्फ बोर्ड में सबमिट किया है उसकी डिटेल दे दो, तो आपके पास वो हैंड रेडी होगा सब कुछ, क्योंकि ऑडिटेड के अंदर आपके एक्सपेंसेस क्या है, अर्निंग्स क्या है, वो सारी चीजें, और वो ऑडिटेड होगी तो वो डालने में आसानी हो जाएगी आपको। अब मैं इसमें ये मजाक करना चाहूंगा कि साहिल भाई ने जो कहा बिल्कुल सही था, क्योंकि अभी हमने जो ये हमारा 23-24 का जो ऑडिटेड रिकॉर्ड है वो हमने अपलोड किया हुआ, आसानी रहेगी सब। बिल्कुल। जब हमने काम शुरू किया तब हमारे पास वो ऑडिटेड अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट था, लेकिन अब हमारे पास आगे का भी 24 और 25 का भी आ गया, लेकिन हमने एक बार 23-24 का कर दिया तो उसी के ऊपर हमें आगे काम चलाना, फिर दूसरे के हमें सोचना नहीं है। जी बिल्कुल। ओके। अब यहाँ सारे एक्सपेंडिचर का लिस्ट दिया हुआ है। अब इसके अंदर किस तरीके से कर सकते हैं कि एक टेक्निकल पॉइंट है, इसमें काफी सारे एक्सपेंस दिए हुए हैं, इरिगेशन के, सीड सीडिंग के, मैन्योर है, परचेस मेंटेनेंस है, लैंड रेवेन्यू पेड है, काफी सारे एक्सपेंसेस है। लेकिन उसके बाद अपने यहाँ पर डिटेल्स भी उसकी देनी रहती है, पर अपने ने ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट वक्त में दे दिया है, तो अपने इसको अदर पर्पस करके, अच्छा, नहीं एक ही में सब आ जाएगा, अदर पर्पस में एक ही में आपका सारा आ जाएगा। अपने सारे डिटेल ले ले, बिल्कुल। और अपने यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है अपने ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से, वो टोटल एक्सपेंडिचर अपने यहाँ पर लिख वो देते डिजिट हैं। यहाँ पर आपको दे देना, अपलोड करना है। जी। जैसे ही अपने ये डिटेल लिखते हैं एक्सपेंडिचर की, तो अपने आप ही वो वफ का फाड़ा जो है, कंट्रीब्यूशन, वो यहाँ कैलकुलेट कर देगा। देखो ये आ गया, ठीक है। ये आ गया। और यहाँ पर अपने उस अकाउंट्स के ऑडिट रिपोर्ट्स की फाइल अपलोड करनी रहेगी, पीडीएफ फाइल में अपने ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना रहेगा। अच्छा, इसमें ये है कि साइज जो है 10 MB की होनी 10 MB चाहिए। से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। हम्म। अब अपनों ने जो एक्चुअल पेड किया है वक्फ बोर्ड को, ये तो सिस्टम ने कैलकुलेट करके दिया आपको। अगर अपने पास ऑडिट रिपोर्ट पहले से ही होगा, अपनों ने वक्फ फाड़ा पे कर दिया होगा, तो अपने पास भी आइडिया रहेगा कि अपनों ने कितना पे किया है। तो अपना तो ये भी अलग डिजिट हो सकता है, ये अलग हो सकता है वो। जी। अगर पहले से फाड़ा कंट्रीब्यूट अपनों ने पहले से पे कर दिया है तो वो तो सेम ही रहेगा। इसमें दिक्कत क्या होती है कि कुछ जो खर्च है वो इसके अंदर बाद मिलता है। अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट भेजा है, वक्फ बोर्ड ने कुछ गलती की है कि उसको अकाउंट को गिनने में, अच्छा, तो वो आप यहाँ पर प्लस कर सकते हैं आप। अगर हम सबमिशन, जैसे लास्ट ईयर हमारे में हुआ था, हाँ, हमने इसका सबमिशन किया तो हमारी जो भर्ती की अमाउंट आती थी वक्फ बोर्ड ने कम कर दी,
तो ये डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम गिनेगी और वो जो हमने एक्चुअली पेड किया है वो होगा। अच्छा, तो वो डिटेल आपका अलग आप यहाँ कर सकते हैं अलग हाँ से जी, जो कर होता है। सकते जी, हो। यस, अपने एनुअल अकाउंट्स अपनों ने कंप्लीट है, वो अपने एनुअल अकाउंट्स मतलब यहाँ पर भी अपने ऑडिट रिपोर्ट ही अपलोड करना है, और वक्फ फाड़े का रिपोर्ट भी अपना अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि अपने ऑडिट रिपोर्ट ही दें, बिल्कुल। क्योंकि अपने ऑडिटेड अकाउंट है सारे। नीचे लिखो। ये अपने एनुअल अकाउंट कंप्लीट है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ भी हमने दी हुई है कि ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, कि आपने पहले भी मांगी चीज़, बाद में और भी उसके वही चीज़ वापस मांगी। दोबारा मांगी आपने हाँ यही जी। चीज। यानी इसके अंदर डू नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर मुजब नहीं हो रहा है, यानी ऊपर का नीचे आ जाओ ऐसा नहीं हो रहा, फिर से डालनी दोबारा करना पड़ रहा दोबारा है। करना अब पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले बोला गवर्नमेंट लैंड है अगर क्या है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल मांगी है। अपने गवर्नमेंट लैंड को यस करते हैं कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लैंड है, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन करेगा कि गवर्नमेंट एनक्रोचर है या आप एनक्रोचर हो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के अच्छा ऊपर। तो उसकी अच्छा, इसमें डिटेल ये आपको पूछता है यहाँ आपको पर कि देना आप है। एंक्रोचर हो या हाँ जी। गवर्नमेंट। Government has encroached the वक्फ property, वक्फ has encroached the government land। हम्म। तो उसकी डिटेल्स अपने यहाँ पर फीड करना है, अगर लिटिगेशन चल रहा हो तो नो कर, अगर नहीं है तो इसको नो करके अपने आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा ठीक है, कुछ नहीं है हाँ। तो ओके जी। अब एनक्रोचमेंट की डिटेल आ रही है उसके बाद, ठीक है। अब अच्छा, जैसे इसमें एक हाँ जी। सवाल ये कि जैसे आपने बताया कि इसमें जो पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट ने एंक्रोचमेंट किया आप पर या आपने गवर्नमेंट की जमीन पर, अगर उसमें आप ऑप्शन दे दें कि गवर्नमेंट ने किया है या आपने किया है, तो क्या उसमें आपको क्या क्या डिटेल देनी पड़ती है? कुछ कोर्ट की डिटेल देनी पड़ती है, क्या कुछ इसमें रहता है ऐसा? जैसे अपने गवर्नमेंट की सिलेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट है एनक्रोच, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट का नाम ही मांग रहा है जी, तो उसमें कि सारा भाई आ कौन जाता सी है। गवर्नमेंट ने आपका एनक्रोच किया है। यानी ये सारी आपको कैटेगरीज बतानी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया, म्युनिसिपैलिटीज ने, पंचायत या कौन सी गवर्नमेंट की और ऑर्गेनाइजेशन ने किया, वो डिटेल देनी है। फिर आप नीचे देखेंगे तो क्या ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वेदर दिस प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और ये शेड्यूल ट्राइब, वो भी यस और नो कहना है। तो इनके बहुत सारे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी हैं, Monuments भी है। तो वो भी इनको कहना पड़ रहा है, क्योंकि अहमदाबाद की जामा मस्जिद है, पुरानी जामा मस्जिद है और पत्थर वाली, ये सब है, तो वो भी सारा कहना पड़ेगा यहाँ पर। तभी ऑप्शन नहीं था। जी। अपने इसको नो करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब एनक्रोचमेंट में अपने यस करते हैं, तो एनक्रोचर का नाम और उसने कितना एरिया एनक्रोच किया है उसकी डिटेल अपने फीड करना है, और यहाँ पर प्लस करके अपने नंबर ऑफ एनक्रोचमेंट भी अच्छा, जितने भी यहाँ पर कमेटी बता उनकी सब सकते हैं। डिटेल दे सकते हैं एक से उसमें। ज्यादा एनक्रोचर है तो उनकी भी डिटेल अपने यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं है तो नो करके अपने आगे बढ़ते हैं। जी। अब यहाँ पर आए लिटिगेशन, जैसे हकीम साहब ने पहले पूछा था कि लिटिगेशन के अंदर कैसा है, तो इसके अंदर एक ग्लिच ऐसा है कि अपने जो प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है उसमें से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी की अपने डिटेल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हाँ, लिटिगेशन के अंदर अपने यहाँ से सिलेक्ट करना रहता है कि किस जगह लिटिगेशन चल रहा है अपना। वक्फ हाई कोर्ट के अंदर है, सिविल कोर्ट में है, रेवेन्यू रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर है। लिटिगेशन का मतलब होता है कि कहाँ आप कौन सी कोर्ट में आपका केस चल रहा है। लिटिगेशन का हम आम जबान में तर्जुमा करें तो केस है, क्योंकि लिटिगेशन बहुत टेक्निकल टर्म है, तो हो सकता है बहुत से लोगों को समझ में ना आए। तो आपकी किसी हाँ भी जी। प्रॉपर्टी का कहीं पर भी कुछ केस कि किसी भी अदालत में, तो आपको वहाँ केस किसी और भी कौन सी अदालत- अदालत में चल रहा है वो डिटेल और क्या टाइप का चल रहा है वो भी आपको बतलाना है। अच्छा जी। इसके अंदर अपने केस नंबर नाखना रहता है। अब ये एक सबसे बड़ा ग्लिच है कि केस नंबर सिर्फ अपने एक ही बार इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा केस है, लिटिगेशन ज़्यादा है, तो उसमें ये चीज़ नहीं आएगी। अपने लिटिगेशन अच्छा, यानी ये सुधार की जरूरत है यहाँ पर कि हाल फिलहाल ये सुधार की जरूरत है। इन्होंने कोर्ट्स का तो ऑप्शन दे दिया, टाइप्स ऑफ केसेस का ऑप्शन दे दिया, लेकिन नंबर ऑफ केसेस का ऑप्शन नहीं दिया है। अभी आप एक ही केस का नंबर डाल सकते हैं। आपकी किसी भी एक केस का नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल तो यही करें बहुत, और उसके बाद में ये है कि पार्टीज के नाम आप ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन केस नंबर एक, तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप एक ही केस नंबर डालें, एक ही पार्टी का नाम लिखें। और इसमें अगर आपकी कोई चेंज रिपोर्ट वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है
प्रॉपर्टी के मुतालिक है, मुतवल्लियों के मुतालिक है, तो वो भी डिटेल डालनी जरूरी है। लेकिन हाल फिलहाल ऑप्शंस आ ही नहीं रहे हैं। जब ये हो सकता है, जैसे पोर्टल दिन पर दिन सुधरता जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये भी सुधार आएगा, तो हम ज्यादा केस जो पेंडिंग है उसकी भी डिटेल हमको डालना जरूरी होगी और डालना बेहतर होगा। जी। अगर नहीं है तो अपने इसको ये नो करके आगे बढ़ते हैं। अब ये दोबारा से अपने जो ऊपर वक्त की डिटेल्स ना की, वो यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड के अंदर भी वही सारी डिटेल्स आएगी। अच्छा, तो इसमें कुछ ऑप्शन नहीं आता एज अबाउट, जैसे ऊपर जो है वही डिटेल नहीं, मांगी वो है, नहीं सब आता, ये डुप्लीकेशन बार बार हो रहा आपको है। सब करना पड़ेगा ये। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पर भी हो रहा है, ये चीज इसके भी हमने बारे में भी हमने दी कहा हुई है। है, इसके ऊपर भी हो सकता है कि आगे जाके सुधार आएगा। जी। ठीक है, तो ये अब तो वही हो गया, पूरी डिटेल वही ये आ होगा। जाएगी। इसके बाद आगे क्या आएगा? ये अपने जो चतुर्दिशा नाखी ऊपर अच्छा, वो भी वही दिशा, डिटेल वो आ भी गया वही जो है, आएगी। बिल्कुल। ठीक है। अब इसके अंदर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो अपना है वो अपलोड करने का आएगा। आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड है, 7/12 का उतारा है, 6 के हक पत्र है, वो जो भी आपके पास लैंड रिकॉर्ड है उसको यहाँ पर उसकी पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करना रहती है। जी। उसके बाद यहाँ पर नीचे है अपलोड प्रॉपर्टी फोटोज। हम्म। अब पहले इसमें सिर्फ पीडीएफ मांग रहा था, लेकिन अब करेक्शन के बाद जेपीजी फाइल अपने अपलोड कर सकते हैं इसके ऊपर। जी। और जियो टैगिंग फोटो अगर आपके पास है तो आप अपलोड करिए, कंपलसरी नहीं नहीं है तो है। कंपलसरी नहीं है। जी। फोटोज अपलोड करना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, जी। लेकिन आपके पास है तो आप उसको अपलोड करके नेक्स्ट करने का रहेगा। जी। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो तो प्रॉपर्टी डिटेल सेव होती है और डैशबोर्ड के ऊपर वो अपने आ जाएगी। डिटेल फीड करनी पड़ेगी, अच्छा, डिटेल फीड के बिना सेव नहीं सेव होगा? नहीं होगा। अच्छा। लेकिन यहाँ जहाँ बीच बीच में सेव का ऑप्शन आते हैं, मान लो कि आपने कुछ एक पेज बनाया, उसके बाद सेव आया, तो आप सेव कर दोगे तो उतना पेज सेव हो जाएगा। आपने आज आप काम नहीं करना है, रोक देना है, तो आप अच्छा, उसको बाद सेव में कर करके सकते हैं आप। पहले ये भी नहीं था, अब ये पेज सेव नहीं होता था, हाँ, टाइम हाँ। आउट हो जाता था। यानी पहले आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लेकर बैठना होता था, हाँ, ऐसा करना पड़ता था। ये जैसे मैंने पहले कहा कि डिमोनेटाइजेशन जैसा रोज नए फतवे आ रहे हैं और अभी सुधार होता जा रहा है और आइंदा होता जाएगा। तो हमारी देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने कोई कायदा बनाया, कोई कानून बनाया, उसको हमने चैलेंज किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया, तो हम हमारी इस्तात के मुताबिक हमारी जो ताकत है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में, वो कोशिश करें और वो कोशिश करके बताएं सरकार को कि हमने हमारी पूरी कोशिश की, जो हो सका वो हो सका, जो नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। जी। अब ये फाइल के अंदर जो अपने अपलोड करते हैं फाइल, तो जी। उसके अंदर किसी भी तरीके का स्पेस स्पेस या नहीं होना स्पेशल चाहिए। कैरेक्टर नहीं होना वो चाहिए। नहीं अलाउ करेगा। जो भी चीज अपनी यहाँ पर पेंडिंग होगी उसकी अच्छा, बताता है वो, एरर दिखा रहा है, आपका बिल्कुल। कंपलसरी जो फील्ड है वो बाकी है। जी। जीरो 58 देखिए, यस, प्रोसीड एंड एड मोड प्रॉपर्टीज। अच्छा, और प्रॉपर्टी आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते ऐड हैं। कर सकते हैं। नो, सबमिट एंड सबमिट एंड नेक्स्ट। अब अपने और प्रॉपर्टीज ऐड करने की बाकी है, तो अपने इसको यस करके आगे बढ़ते हैं। अगर अपने सबमिट करते हैं तो फिर मुतवल्ली का डिक्लेरेशन आ जाएगा पेज। मुतवल्ली का डिक्लेरेशन में उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या वक्फ बोर्ड ने उसको गैर वहीवट के अंदर या किसी भी तरीके से उसको गैर लायक बनाया हो, तो वो डिटेल उसके अंदर देना है और उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। यानी मुतवल्ली की डिटेल उसमें, चाहे केस हो या जो भी उसको हाँ जी, पर, वो सारी डिटेल declaration। भी देनी पड़ती है, डिक्लेरेशन। तो और जो मुतवल्ली फॉर्म भर रहा है उसी उसी की डिटेल दें, दूसरों की ना दें।
अच्छा, जो फॉर्म भरा है वही मुतल्लिक हाँ यार, दूसरों की ना दे, क्योंकि एक ही की डिटेल मांगी जा रही है, एक ही से नाम से फॉर्म भरा जा रहा ऑप्शन ही नहीं आ है रहा है। और ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अगर आता है आइंदा का तो देखी जाएगी तब। ये भी एक ग्लिच है बिल्कुल कि अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करें तो सारे मुतवल्ली इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और इस तरह केसेस का भी सारा होगा। तो ये तो अभी अपेरेंट यानी देखने पे ग्लिचेस लग रहे हैं, जो हो सकता है कि आइंदा ये भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। अब जी। जैसे अपनों ने सबमिट किया, ये डैशबोर्ड के ऊपर अपना लिस्ट के अंदर प्रॉपर्टीज के नाम के साथ आ जाएगा, नवताड़ मस्जिद मस्जिद, और जैसे यहाँ पर आपकी अभी तक pending। जो है 18 आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने इसमें 18 आपने estate डिटेल add हो इसमें गए की आपने 18 ऐसी प्रॉपर्टीज है आपकी। एस्टेट काफी Okay. एस्टेट के अंदर हमारी 20-25 प्रॉपर्टी है, किसी के अंदर 100 भी है। तो इतनी सारी डिटेल ऐसे भी आपको है। करनी पड़ेगी। हाँ। आपको क्या लगता है जैसे अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी की जो प्रॉपर्टीज है तमाम चीजें, तो आपको खुद का अपना रजिस्ट्रेशन का इसमें आपकी तमाम चीजें डिटेल फिलअप करने में और कितना टाइम आपको लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे? अगर कंटिन्यू भी बैठते हैं हम तो कम से कम 2 महीने तो लगेंगे। कंटिन्यू बैठते हैं तो Continue आपको बैठते सिर्फ हैं तो। सिर्फ आपकी वक्फ का सिर्फ आपको हमारी वो भी 2 महीना। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का सारा रिकॉर्ड क्लियर है। और अगर रिकॉर्ड क्लियर नहीं है तो फिर आप तो 1-2 उसके साल लिए मान तो के कोई चलिए। कह ही नहीं सकते कि कितना वक्त लगेगा। पहले तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन जाननी पड़ेगी, फिर उसके 4 बाउंड्रीज जो चतुसीमा कहा जाता है वो जाननी पड़ेगी, एरिया आपको जानना पड़ेगा अगर नहीं है तो, और ये सारी चीजें आपको पहले हासिल करनी है। क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट की डिटेल तो बोर्ड से मिल जाएगी, मुतवल्लियान के नाम मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन जो डिटेल्स है, उसका प्रॉपर्टी कार्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो सब पहले हासिल करना पड़ेगा। वो हासिल होने के बाद आप उसको कर वो पाओगे। सब हासिल करने में आपको महीना 2 महीना तो वैसे ही आप लग जाता जानते हैं कि है। सरकार के एक सरकारी काम तो तलाटी के है। ऑफिस के जाते हैं कि एक डिटेल निकालनी है तो कितनी आसानी से मिल जाती है, उसमें कितना वक्त जाता है, तो वो सारा करना पड़ेगा। तो लाजमी है कि जो ये कहा गया है कि दिसंबर आखिरी तारीख है, तो ये बढ़ाना तो पड़ेगा ही सरकार को। बढ़ाना पड़ेगा, और सेक्शन 3B खुद कहता है कि अगर आप 6 महीने में नहीं कर पाए तो आपको ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन देनी है, और ट्रिब्यूनल अगले 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है। यानी ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत बिल्कुल है। नहीं। और आराम से काम करें, लेकिन करें जरूर। और दूसरी बात, जैसे मैंने पिछले आपके भी प्रोग्राम में बतलाई थी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एप्लीकेशन कर चुके हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड एप्लीकेशन कर चुका है वक्त बढ़ाने की के लिमिट के लिए। तो इंशाल्लाह वो एप्लीकेशन में हम इंतजार करें, 1-2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी, और हमको अल्लाह की जात से उम्मीद है, क्योंकि ये कंफ्यूजन था, लोगों के अंदर अफरा तफरी थी और अभी भी अफरा तफरी है, तो इंशाल्लाह वक्त बढ़ाने का कुछ ना कुछ फैसला जरूर आ जाएगा। जी। अब इसके अंदर मैं एक वजाहत करना चाहूंगा कि अगर आपने एक मतलब सबमिट कर दिया तो फिर आप एडिट नहीं कर सकोगे। तो आपको सबमिट नहीं करना, सिर्फ सेव करके रखना है। आपको सबमिट नहीं करना है, पहले आपको सेव करके अपलोड करना है। अपलोड करोगे तो बोर्ड में दिख जाएगा कि इसने ये प्रॉपर्टी लगा दी, लेकिन और अगर कोई सबमिट कर चुका है, मानिए कि गलती से आपने सबमिट कर दिया और आपकी प्रॉपर्टीज की कई सारी डिटेल आपको देने की बची अभी भी, तो फिर ऐसी शक्ल में इंसान क्या करेगा? क्या वो वक्फ बोर्ड में जाकर उसको वो अथॉरिटी रहेगी या क्या अभी कोई इसका इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं? अभी इसका कोई इलाज नहीं, अगर गलती से किसी ने कर दिया तो वो कुछ नहीं अभी कर इसका सकता। कोई नहीं। हो सकता है कि बोर्ड उसको दोबारा, या तो आप दोबारा अपलोड अर्जी करो। तो कम से कम बोर्ड में दे देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल फिर देनी, वहाँ बिल्कुल। से बोर्ड के पास ही उसका ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको बोर्ड के पास जाके उसको वहां से कैंसिल करवाना पड़ेगा। वो कैंसिल करवाने के बाद आपको उसको दोबारा से एंट्री करनी पड़ेगी, यानी उसको कैंसिल प्रोसीजर में बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, वहां से वो एंट्री कैंसिल करवानी पड़ेगी। कैंसिल करवाने के बाद आप उसको फिर दोबारा कर सकते हैं डिटेल सारा। जी। लेकिन मेरी सब मुतवली साहबान से रिक्वेस्ट है कि वो एक मरतबा उसको चेक कर लें, पहले उसको अपलोड कर लें, फिर चेक कर लें, और एक मरतबा चेक करने के बाद उनको ऐसा लगेगा कुछ रह नहीं जाता, तभी उसको फाइनली सबमिट करें। क्योंकि ये प्रोसीजर में पढ़ना मैं इसको सही नहीं समझता, तो आप सबमिट करने का पहले ही इसको चेक कर लेना चाहिए, और ये जरूरी भी है। मैं बिल्कुल। कहूंगा कि एक बार नहीं 2-3 बार चेक करें, ताकि कोई भी डिटेल आपकी गलत ना हो, क्योंकि बहुत सी बार टाइपिंग में गलती हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, नंबर डिजिटल फिगर्स में गलती हो जाती है। तो हो सके इसको 2-3 बार चेक कर लें और इत्मीनान हो जाए कि सब हमने सही भर दिया है, तो पहले अपलोड करें जैसे मालवत साहब ने बताया, और बोर्ड को वेरीफाई कर लेने दे, बोर्ड के हाँ ठीक है, फिर सबमिट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये पूरी डिटेल डिटेल जी। अभी जो प्रॉपर्टीज अपने ऐड करते हैं, तो अभी अच्छा, तो option ये आता है पेंडिंग delete क्यों भी दिखा करने रहा है का। सारा इसके अंदर? ये अभी अपनों ने पेंडिंग यहाँ से सेव कर दिया, अपलोड हो गया, अब अपने इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो ये पेंडिंग ही रहेगा। अच्छा, नहीं, submit करने के बाद pending ही भी ये दिखाएगा pending ये। रहेगा।
जब तक से बोर्ड जब अप्रूव तक नहीं करेगा approval नहीं तब होगा, तक। तब तक ये यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। अच्छा, जैसे- इसमें जैसे ताहिर साहब जिस तरीके से जो पेंडिंग दिखाता है, बोर्ड अप्रूव करेगा तमाम चीजें, मान लीजिए अगर किसी प्रॉपर्टी पर बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया या कुछ रहता है, तो उस मामले में फिर क्या हो सकता वो है? बोर्ड अप्रूव क्यों नहीं कर रहा है? बेसिकली अप्रूव इसलिए नहीं होगा कि आपने जो रिकॉर्ड भरा है वो बोर्ड के रिकॉर्ड से टैली नहीं हो रहा है। देखिए वो चीज है, इसलिए मैं पहले फिर से दोबारा वही बात पे आ रहा हूं कि जब बोर्ड को ही वेरीफाई करना है, बोर्ड को ही सब करना है, तब ये बोर्ड ही करे ने, क्यों आप क्या हमें। तो ये चीज इसीलिए रखी गई है कि ताकि बोर्ड वेरीफाई करे, और बोर्ड वेरीफाई कर को रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ टैली करके वेरीफाई करेगा, वो सब वेरीफाई होगा, उसके बाद इसको अपलोडिंग हो जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 36 होगा। ये सारा प्रोसीजर अब अगर कोई नया वक्फ रजिस्टर करवाना है तो सेक्शन 36 के बातहत करवाना पड़ेगा, लेकिन जो हो चुका है बस अभी उनके लिए उनको तक महदूद रखना है। और जो जिन्होंने वक्फ के लिए अर्जी दी हुई है, जैसे गुजरात में और हर जगह पर यह है कि भाई पीटीआर में और वक्फ में और हमको रजिस्टर करवाना है, कई सालों से पेंडिंग अर्जियां हैं, तो उनके लिए भी आगे कुछ अलग से कुछ चीजें वो रजिस्टर होंगे उसके बाद होगा। आज रजिस्टर नहीं हुए उनको कुछ नहीं करना, जो रजिस्टर हो गए तो करें, वो नहीं हुए तो पेंडिंग है, रजिस्ट्रेशन है, तो उनके लिए आपने देखा जैसे रजिस्टर्ड वक्फ लिखा हुआ है, अपलोडिंग रजिस्टर्ड वक्फ, तो उन्हीं के लिए डिटेल भरनी है अभी अपलोडिंग जो है। तो ये हम उन्हीं को कंसंट्रेट करें, उन्हीं तक महदूद रखें और वही अब ये कोशिश करें। जी आफ्ताब भाई। अपने यहाँ से ये वक्त की प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट हो जाती है, इसके अंदर से अपने फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। अच्छा, अपनी ये हर सारी एक प्रॉपर्टी का डिटेल्स- ऐसा अलग अलग फिर सारी डिटेल डिटेल्स दिखेगा? अपनी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और डेक्लेरेशन आएगा ये, तो डेक्लेरेशन के अंदर अपने सारी डिटेल देखना है, ठीक है। और इसको मेरा ये सजेशन है कि इसका पीडीएफ करके अपने प्रिंट निकाल कर अपने पास भी सेव रखे, ताकि अगर कुछ ग्लिचेस होता है तो अपने डिटेल अपने देखकर दोबारा से भर सके। बिल्कुल। अच्छा, ये और इसमें सारे ऑप्शन डिटेल है देने सारे। के बाद इसको सबमिट करना रहता है। यानी हम लोग जो प्रॉपर्टी अपलोड करते हैं ना, उसकी सारी पीडीएफ बना लेते हैं और हमारे पास वो पीडीएफ हमारे रिकॉर्ड पे भी रहती है। तो उससे क्या रहेगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। ताहिर साहब, ये है इसमें कि सारा डिक्लेरेशन आप ही को देना है, सही आप बात ही को सब भागते रहना है, आप ही को सब करना है। वक्फ बोर्ड की इसमें जिम्मेदारी पल्ला झाड़ रहा, वक्फ बोर्ड क्या है? बिल्कुल पल्ला झाड़ रहा है। मैं पहले से कहता आया हूं कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, ये रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। वामसी पे उन्होंने ही किया था, अब वामसी से कुछ और डिटेल्स उम्मीद पे मांगी जा रही है, उम्मीद पोर्टल पे। मैं कोई एक और चीज कहनी है आपसे, उम्मीद, हम जब बोलते हैं ये उम्मीद है, उम्मीद भी नहीं है, ये उम्मीद है। तो वो जो डिटेल्स मांगी जा रही है तो बोर्ड उसको करे, अगर ये कायदे के हिसाब से जरूरत है तो करे। हमसे जो मदद चाहिए, हमसे जो ताउन चाहिए, जो कोशिश करनी हम करेंगे, लेकिन बोर्ड तो इसमें हिस्सा ले। अब ये भी इसमें ये है कि जैसे जिसको भी अपना वक्फ का जो करना है सारा डिटेल, वो हासिल करने के लिए भी आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना है, ऑलरेडी डिटेल उनके पास नहीं है सारी। आपको अगर आपका पीटीआर अपडेटेड नहीं है आज, तो अपडेट कराने बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। वो अपडेटेड आज का पीटीआर निकालोगे, उसके हिसाब से डिटेल भरनी है आपको। तो ये बोर्ड के, मैं ये मानूंगा या मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड और मुतवल्लियान को साथ में मिलके ये करना है। आज वो क्या रहा है, मुतवल्लियान को जिम्मेदारी पे छोड़ दी है और उम्मत में अफरा तफरी मचा दी, लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, अपने हेल्प डेस्क लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब जरूरी है, लेकिन बोर्ड क्या कर रहा है इसमें? जिसको वेरीफाई तो इसमें वो नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं राजनीति का भी ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है मुसलमानों को, कोई मुतवल्ली बेचारा ईमानदारी से काम कर भी रहा है, लेकिन जनता में उसको ये दिखाया जा रहा है, देखिए देखिए ये चोर है, देखिए भाग दौड़ कर रहा है। अब इसके पास ये डिटेल है। ये आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कायदे का जिस तरह से बनाया गया है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कायदा सही नहीं है और उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो हम इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली क्या फैसला सुनाता है, और उस टाइम जो आखिर में तय होगा उस वक्त कमेंट करना ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत के आज के दिन कमेंट किया जाए। जी, तो ये आपने पूरी डिटेल प्रोसेस कंप्लीट होती है। अपने फाइनल सबमिट के बाद वक्फ बोर्ड के मातहत सारा कुछ आता है कि वो अप्रूवल करती है या क्या आगे प्रोसेस करती है। सीईओ आपके सबमिट करने के बाद सीईओ साहब इसको वेरीफाई करेंगे और वक्फ बोर्ड इसको अप्रूव करेंगे। तो उसमें जब आपने सब कुछ कर दिया, जब अप्रूव का आप इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास में कोई नंबर होता है कि आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अप्रूव हुआ नहीं हुआ, या आपको लेटर आएगा, या ऐसा क्या उसकी डिटेल है कुछ? अपने डैशबोर्ड के ऊपर ही सारी डिटेल्स आ जाएगी अपने, जैसे ही अपने लॉगिन करके एग्जिस्टिंग के अंदर जाते हैं। अच्छा, तो पेंडिंग तो सारा अप्रूव आ जाएगा, आ जाएगा। जो भी कुछ क्वेरी होगी
तो अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन अगर कुछ आता है तो डैशबोर्ड के ऊपर शो करेगा कि क्या क्वेरी आ रही है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो इसमें भी ताहिर साहब जो ये होगा सारा मान लीजिए अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद में कुछ अलग सर्टिफिकेट एक जारी होगा इसका? सर्टिफिकेट, वो सेक्शन 36 कहता है कि अब जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का इश्यू होगा वो डेटाबेस और पोर्टल पे ही होगा। आज से पहले जो हम वक्फ बोर्ड में जाया करते थे, हम सर्टिफिकेट मांगते थे, हमको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता था कि आपका फला वक्फ रजिस्टर्ड है, ये आपके मुतवल्ली है और पीटीआर आपका रिकॉर्ड है। अब वो नहीं चलेगा। जो सेक्शन 36 में जो सर्टिफिकेट कहा गया है और जो पोर्टल के जरिए आएगा वो फाइनल होगा। तो ये तो हमने देख लिया है डेमो सारा। अब दूसरा ये कि इसके अंदर जिस तरीके से जो बातें कही गई, जैसा आपने बताया कि मान लीजिए कोई ट्रस्टी है, वो 5 साल 10 साल पहले उनका अगर इंतकाल हो गया, तमाम चीजें, तो उसके अंदर भी कुछ फाइन वगैरह और सारी चीज इस तरह की है। देखिए, एज सच उनके ऊपर फाइन है। अगर किसी ने ये नहीं किया तो वो गलती तो बहुत बड़ी करी है कि उन्होंने डिटेल्स अपलोडेड जो अपडेटेड होनी चाहिए थी वो नहीं रखी। वो एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है, और वो आप कायदे को भूल भी जाओ तो मुतवल्लियान का एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस, मैं इसको उम्मत की तरफ उनकी मैं ये कहूँगा कि बहुत नेग्लिजेंस है और बेदरकारी है। तो वो तो परेशानी आनी आनी है। अब उसके लिए अब आज आप एक और परेशानी, अरे आप डिटेल्स अपलोड नहीं कर पाओगे, बोर्ड ऑथोराइज करेगा तब आप कर पाओगे, तो ये सब परेशानी तो आनी आनी है। तो इसमें एक चीज ये है कि अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के, जैसे मैंने कहा कि बहुत जिम्मेदार लोग और पढ़े लिखे समझदार लोग उसको मैनेज करते हैं। ये हर जगह ये नहीं होता। छोटी सी गांव की मस्जिद होती है, एक दरगाह होती है, वो मुतवल्ली शायद पहली दूसरी जमात भी नहीं पढ़ा होता है, उसको क्या मालूम होगा, ना इंटरनेट होता है ना कंप्यूटर कुछ होता है, ना तो कुछ वो होता है उनके तो पास। अब ये सारी चीजें जो हमसे जो कही जा रही है वो बहुत परेशानी कुन होगी आइंदा के लिए भी। आप जानते हैं कि जैसे जब डिजिटलाइजेशन हुआ, ऑनलाइन पेमेंट का मामला आया, तो जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहा था तो ये आज हमारे लिए साथ होगा। डिजिटलाइजेशन के फायदे जरूर हैं, लेकिन उसके साथ नुकसानात भी हैं, उसके परेशानियां भी हैं, इतना आसान नहीं है। वो जो परेशानी है डिजिटलाइजेशन के साथ हर एक फील्ड में जो लगी हुई है वो इसके साथ भी लगेगी, और हमारे साथ तो लगी गई है। और मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि ये डिजिटलाइजेशन आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी का क्यों कर रहे हो? अगर आप इतने ही नीयत साफ है, इतना ही जरूरी है, तो सबके लिए करो। गैरों के अंदर भी इस तरह की प्रॉपर्टियां दी जाती हैं, ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, जो धर्मादा की दी जाती हैं, जो धर्म को यानी ऊपर वाले को राजी करने वो देते हैं, मंदिर को, चर्च को, गुरुद्वारों को जो देते हैं, उनका भी इस तरह का डिजिटलाइजेशन करवाइए ना, उनके भी रिकॉर्ड मेंटेन कराइए। आप इस तरह का एक हवा क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ तो चोर सिर्फ मुसलमान बैठे हैं कि जो वक्फ की जायदादों को दबा रहे हैं या गबन कर रहे हैं या सरकारी जमीनों को वक्फ की दबा के बैठना चाह रहे हैं। तो ये एक चीज है जिसके लिए हमेशा शिकायत रहेगी, पर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अपलोड करने में या एंट्री करने में, तो आप बाहर किसी जो गैर जिम्मेदार लोगों का संपर्क मत करिएगा। वो आपको गैर रास्ते पे ले जा सकते हैं। आप बोर्ड में भी जा सकते हैं, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में भी फोन कर सकते हैं। बोर्ड में जाओगे तो बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल कर्मचारी और जो होद्देदार हैं वो हमें सही जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है, हम जब भी गए हमें सही जवाब दिया है। तो आप बोर्ड में जाने की कोशिश कीजिए, वहां पूछ परछ कीजिए, या अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में भी आप पूछ परछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो बेहतर सुझाव यही रहेगा कि अपनी दिक्कतों के लिए, क्योंकि आपकी जो स्थानिक दिक्कत है, लोकल दिक्कत है, जैसे आपके वार्ड, वो तो मैं नहीं जानता, तो वो तो मैं, आप मुझे भी फोन करोगे तो मैं नहीं बता दूंगा। तो आपको इसीलिए बोर्ड में जाना है, बोर्ड वालों को अपनी दिक्कतें बतानी है। बाहर मार्केट में इसको किसी के साथ इसके मार्केट में जाकर किसी के साथ इसको मिलाना नहीं है, या किसी को इसके बारे में पूछना नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी कंप्लेन हमारे तक भी आ रही है। तो इससे बचना है हर मुतवल्ली साहब, और खुद इंटरेस्ट लेना है इसके अंदर, ताकि ये कैसे अपलोड हो। बिल्कुल। और इसमें मैं सिर्फ एक बात जोड़ दूंगा, जो मालवात साहब ने बात की बिल्कुल सही है, और हो सके आपको कोई भी जानकारी लेनी, उस वकील से जाके मिलो जो वक्फ के कायदे कानून को अच्छी तरह से समझता है, पढ़ता है, जानता है, और उसके बारे में उसकी एक अच्छी राय है। आम तौर पे हर वकील को हर कायदे के बारे में मालूम नहीं होता। तो जो वकला वक्फ के मामलों से वाकिफ हैं, उनकी कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन, और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और वक्फ
रूल्स 2025 से वाकिफ है उनसे मशवरा लें, और जैसे कहा बोर्ड से मशवरा लें। बोर्ड ने भी अपने हिदायत दी है और 5 हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए, उनसे मुतालबा करें, उनसे मिलें और जानकारी हासिल कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पूरी कोशिश की समझाने की, क्योंकि हमने ऑनलाइन भी आपको बताया कि किस तरीके से डिटेल फिल की जा रही है, क्या क्या परेशानियां आ रही है, और अगर कुछ ज़्यादा परेशानी आपको आ रही है तो ताहिर हकीम साहब ने आपको बताया कि जो माहिरीन जो होते हैं, क्योंकि हर वकील ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी का माहिर है वो क्रिमिनल के मामले में माहिर ही होगा या जो वफ़ का माहिर है। तो ये जो जिसका जो सब्जेक्ट होता है, जो जिस मामले में जो माहिरीन जो होते हैं, उन्हीं से रब्ता करें, या फिर आप जिस भी राज्य में हैं तो आपके वक्फ बोर्ड का आप रब्ता करें, वो आपको बताएंगे। हमने हमारी स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की और कोई अगर अड़चने या रुकावटें आ रही है तो उसको भी आप तक बेहतरीन तरीके से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो ये वीडियो में बहुत सारी बात को डिक्लेयर की गई है, साफ़ सुथरे अल्फाज में बताई गई है। आप लोगों को इस वीडियो को पहले देखें और उसके हिसाब से तैयारी करें। इससे पहले हमने जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से गुजारिश की गई थी उम्मत मुस्लिमा से, उसका वीडियो हमने बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगली वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उम्मीद पोर्टल के ऊपर, कि इसमें कैसे वक्फ जायदादों को सबमिट करना है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।